जनता किसका देगी साथ, इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, भारत देख रहे हैं आप और मैं भी हूँ आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। लगातार 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी था। 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान हो रहा था, जो कि शाम 6 बजे संपन्न हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 4 जून को जब पिटारा खुलेगा तब समझ में आएगा कि किसकी सरकार बनती है, जनता ने आखिर किसको चुना है। इस बीच आपको बता दें कि 5 बजे तक 56% मतदान हुआ है, जो कि आज अगर हम देखें पिछले चरण के मुकाबले काफी कम मतदान था। कहीं ना कहीं गर्मी भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है एन भारत पर। आज 5वें चरण का मतदान है और 5 बजे तक की अगर हम आंकड़े की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 56% मतदान 5 बजे तक दर्ज किया गया है, जो कि पिछले चरण के मुकाबले काफी कम है। क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से आज मतदान 56% हुआ, मैं समझता हूँ कि अभी घंटे भर में थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, तो इसको ठीक पूरा 56% न कह करके और थोड़ी सी इसमें इजाफा होने की संभावना है। मगर सही मायने में आज गर्मी बहुत थी और गर्मी के साथ साथ जो चुनाव में विपक्षी जो खेमा है उसके ज्यादा एक्टिव ना होने के कारण से मैं समझता हूँ कि चुनाव में उदासीनता जो है वो सीधा सीधा देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं देख रहा था कि विपक्ष के जैसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की पोलिंग बूथ पर टेबलें तक नहीं लग रही है, कार्यकर्ता ही नहीं है। तो ये इस प्रकार का मंजर जो है ना पहले कभी देखने को नहीं मिला, इतना बुरा हाल। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और बदलाव की जो हवा है वो इस देश में चल रही है। ठीक है, बोलना भी चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उत्तर प्रदेश में वो रायबरेली के अलावा कहीं कांग्रेस चुनाव का प्रचार भी कर रही है। खाली एक सीट पर तो कोई बदलाव की आंधी की बात नहीं कही जा सकती। या समाजवादी पार्टी का भी जो प्रचार है वो सीमित रहा केवल अपनी 5 सीटों पर, जो इनकी पारिवारिक सीटें जो इन्होंने बांटी है। तो इसके अलावा दूसरी जगह पर कहीं चुनाव का कहीं रंग ही नहीं दिखाई दिया। तो ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो इनका खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा। जिस तरीके से चुनावी समीकरण है, इनके पास में महज 17% वोट है पिछले 2019 में समाजवादी पार्टी के पास में, और 5-5.5-6% वोट जो है वो कांग्रेस का है। तो दोनों भी मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं अगर हम लगातार देख रहे हैं, पहले चरण से हम लगातार इलेक्शन कवर कर रहे हैं और जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, पहले चरण में तो बिल्कुल ही मतदान प्रतिशत गिर चुका था, फिर दूसरे चरण में कुछ सही दिखाई दिया, तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई, चौथे चरण में बम्पर वोटिंग हुई, 5वें चरण में मतदान अभी आपको मैं बता दूं 56% तक ही हो पाया है। अब 2 चरण बच रहे हैं, उसमें भी देख लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरे चरण के बाद चुप होते हुए नजर आए हैं, उन्होंने लगातार नारे लगाना बंद कर दिए 400 पार के। कहीं ना कहीं ये भी कारण उनको भी समझ में आ गया कि 400 पार हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए वो नारा कहीं नहीं दिखाई दिया और फिर मुद्दे भटकाना शुरू हो गया। जैसे मुसलमान का मुद्दा उठने लग गया, आरक्षण का मुद्दा उठने लग गया। तो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आपकी इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज भी एक रैली में वो 400 पार का नारा लगा रहे थे और तमाम जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें हर एक इंटरव्यू में वो 400 पार की ही बात कह रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ जो नेता है अपने भाषणों में 400 पार की बात नहीं कह रहे। तो इस बात से मैं नहीं सहमत, क्योंकि ठीक है वो नजरअंदाज कर रहे होंगे कुछ लोग, मगर मोदी जी तो लगातार हर रैली में भी बोल रहे हैं और आज भी उन्होंने अब की बार 400 पार के नारे लगा करके। ठीक है, आप लोग 400 पार का नारा लगातार दे रहे हैं शांत प्रकाश जी, लेकिन जो विपक्ष है वो साफ तौर पर कह रहा है कि आप लोग 140 से भी ज्यादा सीटें नहीं पा पाएंगे इस बार के चुनाव में। हमें बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, भगवान सब देख रहा है। न चोरी,
कि विपक्ष का अपना आकलन है, उन्होंने आकलन किया होगा कि जो 140 सीटें नहीं मिलेंगी। हम अपनी बात कह रहे हैं कि हमने परीक्षा दी है, हम परीक्षा दे रहे हैं और हम अपने उस मेहनत और जो हमने काम किया है, जो तैयारी की है, देश में 10 साल जनता के साथ में हम रूबरू हुए हैं, उनके लिए हमने काम किया और 100% जो है उसके परिणाम दिए। उसके आधार पर हम मानते हैं कि हम इस परीक्षा में जो है अव्वल पास होंगे और 422 सीटें मैं मान करके चलता हूँ कि हमें मिलेगी। कहीं ना कहीं चुनौती तो है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष में इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक बड़ी चुनौती है 400 हासिल करना। तो चुनौती के लिए कम से कम सामने वाला जो पक्ष है वो कहीं से कागज पेंसिल लेकर के बैठे तो सही, कागज वो तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। हम कैसे मान लें कि जो है ना, जिनके पास में कुल 5.5-6% वोट है उत्तर प्रदेश में, उनको 54-55% वोट मिल जाएंगे और वो जो है ना 80 सीटों में कवर हो जाएंगे। या मैं 17% वोट लेकर के अखिलेश जी, और वो कह रहे हैं कि 80 में से 79 सीटें मैं लेकर के आऊंगा। तो उन्होंने भी उपहास करना अपना, मतलब एक तरीके से होता ना कि कोई बच्चा फेल हो रहा है, लगातार फेल हो रहा है और उससे बार बार पूछे और भाई कितने नंबर आ रहे तेरे, कह रहे सब फेल हो रहे, मैं ही पास हो रहा हूँ, वो वाली स्थिति हो गई है। वो खींच मिटाने लगे आज। तो हालत ये है कि बेशक से कुछ भी है, मगर उनके चेहरे पर आप देखें कि वो खींच मिटा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने कितनी तैयारी की है और मेरे साथ में जनता कितनी है। कहीं भी दूर दूर तक चुनाव जो है वो दो जो कहते हैं ना, दो मजबूत स्तंभों में नहीं हो रहा है। वहाँ दूसरा पक्ष तो बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है इस युद्ध में, चुनावी युद्ध में। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ठीक उस तरीके से लड़ रही है कि तिनका भी आंख में पड़ जाता तो बहुत मुश्किल पैदा करता, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए इस चुनाव को जो है पूरी मजबूती के साथ में हमें लड़ना है। हाँ, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि आपने काम किया, आपकी सरकार ने काम किया, वहीं विपक्ष कह रहा है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, किसानों पर इतना कर्ज है, उन्हें एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो काम नहीं किया है आपकी सरकार ने, ऐसा कहना है विपक्ष का। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ऐसा बोला है कि एमएसपी भी नहीं दिया आपने किसानों ने, नौकरी नहीं दिया आपने, बेरोजगार है युवा जो है इस देश के, इसके अलावा महंगाई जो है वो चरम पर है। देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर डेवलपमेंट के काम हुए हैं, वो डेवलपमेंट के काम जो है वो स्वाभाविक बात है, वो रोजगार, जिन लोगों ने काम किए उनको रोजगार मिले। सड़कें जो हैं इस कदर जो है ना 54 किलोमीटर पर डे सड़कें बन रही हैं, वो कोई बाहर से ताकत आकर के नहीं बना रही है, वो यहीं के लोग बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन सड़कों के निर्माण में भी लोगों ने अपना सहयोग किया, उनको रोजगार मिला है। अभी हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से बेहतर जो उत्पाद बना रहे हैं भारत में, वो उत्पाद बनाने के लिए कोई बाहर से तो आ नहीं रहा। मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है मोदी जी का, वो कंसेप्ट किस लिए था कि आप भारत आकर के बनाए। अब वो भारत की जो कंपनियां हैं वो भारत आकर के बना रही है और वो बना उन वस्तु को बना कौन रहा है? हमारे यहाँ के नागरिक बना रहे हैं, हमारे यहाँ के युवा बना रहे हैं यहाँ, तो उनके रोजगार के जो है ना उनके लिए सृजन हो रहे हैं रोजगार। अभी पिछले वर्ष प्रोविडेंट फंड में 1,63,000 लोगों ने नए पंजीकरण कराए, इसी तरीके से पीछे से लगातार कराते चले आ रहे हैं। तो इतनी संख्या जो है प्रोविडेंट फंड का जो पंजीकरण हुए, तो आप अंदाजा लगा लो कि वो नौकरियां लगी है तभी पे प्रोविडेंट फंड के जो पंजीकरण होते हैं। तो ठीक है, महंगाई के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से, तो महंगाई हमारी सिंगल डिजिट में चल रही है यदि आंकड़ों के हिसाब से बात करें। और यदि हम वस्तुओं को उठा करके बात करें तो जहां 32 रुपए का पेट्रोल था 2004 में,
जब हमारी सरकार गई, और उसके बाद में 2014 में जब हमारी सरकार हमें मिली तो उस वक्त में 75 रुपए पर लीटर था। तो आप ये लगा लो कि दुगने से ज्यादा पेट्रोल का जो है दाम है वो कांग्रेस के टाइम में बढ़ा, मगर आज पेट्रोल जो है 95 रुपए लीटर है। मतलब 75 रुपए से 95, ये मुश्किल से 20 से 22% का इजाफा हुआ है। मतलब आप ये देखिए कि हालात खराब है पूरे विश्व में, उसके बावजूद हमारी सरकार ने इन सब उपयोगी चीजों के ऊपर, वस्तुओं के रेट के ऊपर नियंत्रण रख रखा। मैं आपको पक्की बात कहता हूं कि यदि कांग्रेस का दौर होता तो ये जो पेट्रोल का दाम था ये 75 रुपए से बढ़कर के आज 200 रुपए और 200 से भी ज्यादा। लेकिन गैस सिलेंडर भी तो महंगा हो गया। अगर आप देखें गैस सिलेंडर वो भी 1000 के पार है। और अगर हम दाल की बात करें, तूर दाल जो कि रोजमर्रा के खाने की चीज है, वो भी, उसके भी दाम देखें तो वो भी लगातार बढ़ते ही गए, 200 के ऊपर है उसके भी दाम। वैसे मैं आपको बताऊं 2014 में जिस वक्त में हमारी सरकार बनी, उस वक्त में जो ये दालें हैं वो सभी 100% विदेशों से आयात की जाती थी। अगर आप उस वक्त में मीडिया में आपने देखा होगा कि आपको अच्छी तरह ध्यान में होगा कि उस वक्त में 100% जो दालें हैं, आप देखते थे ना, चाइना से आ रही है दाल, कोई कहीं से आ रही है, तो वो सब दालें बाहर से आती थी। आज दलहन के ऊपर हमारा अपना खुद का निर्भरता हो गई है। हम लगभग 100% दलहन जो है, दालें जो है वो भारत में ही उसको पैदा कर रहा है हमारा किसान। और उस वक्त जिस वक्त में बाहर से दालें आती थी उस वक्त भी लगभग इसी की रेंज में थी। और ये दालों के जो दाम होते हैं थोड़ा मौसमी भी होते हैं, तो मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं कमोडिटी के कारण से। मगर मैं समझता हूं, लेकिन मुझे याद है जब एक बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो स्मृति ईरानी जो है वो सड़क पर बैठ गई थी, लगातार प्रदर्शन करते दिखी थी। और अब आपकी सरकार है, गैस सिलेंडर के दाम तो 1400 से भी ऊपर है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उस वक्त में सिलेंडर का दाम जो है वो 550-600 रुपए के आसपास था, मगर 1250 रुपए का भी सिलेंडर था उस वक्त में। ये भी हमारे सामने सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये दाम घटते बढ़ते नहीं है। आज हम जिस तरीके से सिलेंडर के लिए, जिस तरीके से हम 6 सिलेंडर मिलेंगे, 8 सिलेंडर मिलेंगे, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी, आज वो बातें नहीं है। आज आप फोन करें तुरंत जो है गैस का सिलेंडर मिल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं, जो गैस का सिलेंडर है, जो उज्ज्वला योजना में जो बहनें हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर मिल रहा है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में जो है ना, अभी वो सिलेंडर जो है अभी 1100 1150 रुपए का, मगर वो कम ज्यादा होता रहता है। और एक चीज और है, पहले सिलेंडर की जो उपयोगिता थी उसको आप अगर ध्यान में हो तो जो गरीब जो वर्ग है या तो वो लोग क्या करते थे, उनको बड़ा सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं था, तो वो छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर थे। और वो छोटा सिलेंडर जो है वो अवैध था, मगर उसको भरने का जो प्रोसीजर था वो भी अवैध था। तब मुझे याद है कि 100 रुपए किलो वो गैस का सिलेंडर भरा जाता था। तो उस हिसाब से जो गरीब, जो बेचारी जो बहनें हैं हमारी घर में झाड़ू पोछा करने में सहयोग करने के लिए आती हैं, उनको वो सिलेंडर की कॉस्ट उस वक्त में 1500 रुपए पड़ती थी। और बहुत समय लग करके जो है ना उसको भरवाने के लिए लगभग 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ करके जाना पड़ता था। आज वो सिलेंडर जो है उनको 850 रुपए में मिल रहा है, वो भी सब्सिडी उसकी सेपरेट है, उसके अलग से मिल रही है। लेकिन यहाँ पे शांत प्रकाश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य भारत में जिस तरीके का बीजेपी का वर्चस्व दिखा है, मोदी लहर दिखी है, वैसा कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में नहीं दिख पा रहा है। बीजेपी को काफी बड़ी चुनौती है दक्षिण भारत में। लगातार प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं, केरल का दौरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती सामने निकल कर आई है। मध्य भारत में तो चलो हम मान लेते हैं कि मोदी की लहर चल रही है। जिस तरीके से हम बता दें आपको कि मध्य भारत में बीजेपी के पास 92.5% सीटें हैं और वहीं दक्षिण भारत में सिर्फ 22% है। देखिए, अभी मैं इस डिबेट से 1 घंटा पहले ही मेरे साथी जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केरल से आए हुए थे, मेरे साथी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि क्या पोजीशन है इस बार। तो सही मायने में जो पहले स्थिति होती थी, इस बार जो है वो स्थिति बिल्कुल अलग है, भिन्न है।
वहां पर जो है हम तमिलनाडु में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, हम कर्नाटक में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और केरल में भी हम दो सीटों की तो पक्का ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसमें जीत पाएंगे। अभी तक तो वहाँ खाता भी नहीं खुलता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ भी हमारी अच्छी पोजीशन है, तेलंगाना में भी हम लोग जो है अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन जो तेलंगाना में पहले जिस जो हमारी तरीके का स्थिति कांग्रेस थी पार्टी का उससे वर्चस्व बेहतर दिखता स्थिति है, रहेगी। जिस तरीके से तेलंगाना में अभी विधानसभा चुनाव भी हुआ था 2023 में, कांग्रेस की सरकार बनी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वहां पे वर्चस्व दिखता है, वैसा भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं दिख नहीं पाता है। शांत प्रकाश जी, देखिए, कांग्रेस की जो वहां पे सरकार बनी, या कर्नाटक में भी कांग्रेस की जिस तरीके से सरकार है, तो वो वहां पर तो थोड़ा सा परिवर्तन का समय चलता रहता, मगर साथ साथ जिस तरीके से मोदी जी के काम को, और सही मायने में जो मोदी जी का काम वहां पर जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया। मेरा भी केरल दौरा हुआ, मैंने भी कर्नाटक दौरा किया, वहां पर मैंने ये महसूस किया कि वहां का जो आवाम है वो डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण से, वहाँ की स्टेट में सरकार किसी और पार्टी की होने के कारण से, उन सब चीजों से महरूम रह जाती है जो केंद्र से जो योजनाएं हैं उसका लाभ वहाँ पर मिले। अभी स्थिति ये है कि वहाँ के लोगों ने ये मन बनाना शुरू किया, चर्चाओं में तो शुरू हो गया कि अगर यहाँ पर भी भाजपा की सरकार रहेगी तो हर वो लाभ जो स्टेट को आता है केंद्र से, उसका लाभ सीधे तौर पर यहाँ की जनता को मिलेगा। और जिस तरीके से मोदी जी का प्रभाव है दक्षिण भारत के लोगों में, उसकी बहुत अच्छी स्वीकार्यता बन रही है। तमिलनाडु में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे इस बार। लेकिन लगातार देख रहे हैं हम दक्षिण भारत में, हमारे संवाददाताओं ने भी वहां पर बात करने की कोशिश की है जनता से, और लगातार हम देख रहे हैं पत्रकारों के द्वारा सवाल वहां पर किया जा रहा है जनता से। जनता का कहना है, जब पत्रकार सवाल करते हैं शांत प्रकाश जी कि राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है कि नहीं, लेकिन दक्षिण भारत की जो जनता है वो लगातार बोल रही है कि राम मंदिर मुद्दा है, राम हमारे दिल में है, लेकिन विकास से बड़ा मुद्दा नहीं है राम मंदिर। ठीक बात है, राम मंदिर जो है चूंकि अब बन चुका है, राम मंदिर जो है अब सबके जहन में है। जाहिर सी बात है कि सब लोग जो है प्रभु राम की आराधना के लिए, उनके दर्शन करने के लिए पूरे देश और विश्व से जो है यहाँ पर आने वाले हैं। उसका जो है यहाँ के उद्योग को, जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और ठीक साथ ही साथ मोदी जी ने साफ कहा कि जो हमारे मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं, और ज्यादातर लोग जो है वो दक्षिण भारत से जो है वहां पर जाते हैं, तो उसके लिए हमेशा मोदी जी ने वहां पर पहुंच करके हमेशा मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है उनसे बातचीत की, डायलॉग करा। जबकि पहले क्या होता था कि मिडिल ईस्ट के साथ में बातचीत नहीं करना, बल्कि मोदी जी के दौरे तक हुए। तो इन सब चीजों को देख करके कि मिडिल ईस्ट में हमारा प्रधानमंत्री हमारे पक्ष की बात कर रहा है, इस कारण से दक्षिण भारत में मोदी जी की बहुत ही अच्छी मांग बनी है, उनका बहुत सम्मान है। और जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ में डायलॉग किया है, उसका लाभ वहाँ की जनता को डेफिनेटली मिलेगा। कर पाएगी या नहीं, लगातार स्ट्रैटेजिक सर्वे में सामने आ रहा है, और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि तमिलनाडु में इस बार भी बीजेपी का असर कुछ खास नहीं दिखने वाला है। ये परिणाम पर दिखाई समझ में आ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक जो है, कई बार क्या होता है कि हम पहले के परिणामों को लेकर के भी एक पूर्वाग्रह बनाते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि जो चीजें हम जिस किसी से बातचीत कर रहे हैं वहां से सीधी तौर पर स्पष्ट नजर आए, मगर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां के जो निवासी हैं और वो जो लोग काम करने के लिए स्टेट में जाते हैं, उन कंट्रियों के साथ में जिस तरीके से डायलॉग करा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ जो है डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है, और इस दौरान जो है कम से कम